नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 60 से अधिक आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव को प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और प्रभावी बनाने और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिससे शासन व्यवस्था को अधिक मजबूत और गतिशील बनाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां सरकार ने 21 आईएएस और 42 एचसीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। इस बदलाव के तहत गीता भारती को हिसार मंडल का कमिश्नर और रवि प्रकाश गुप्ता को गुरुग्राम मंडल का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं अमित कुमार अग्रवाल को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया गया है। सरकार का मानना है कि इस फेरबदल से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विभिन्न विभागों के कामकाज को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। हरियाणा के कैथल में छात्रवृत्ति घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है, जहां 44 लाख रुपए से अधिक की राशि के गबन के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 91 छात्रों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाकर और बाहर के कॉलेजों में नकली दाखिले दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम हड़प ली। इस मामले में राज्य सतर्कता ब्यूरो ने आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में चालान पेश कर दिया है, जबकि एक पूर्व बैंक अधिकारी की गिरफ्तारी अभी बाकी है। इस घटना को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी की जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा में किसानों को मिले कम मुआवजे को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मात्र 171, 213 और 624 रुपए तक का मुआवजा दिया गया, जबकि प्रीमियम हजारों रुपए तक जमा कराया गया था। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए बेहतर मुआवजे की मांग कर रहा है। हरियाणा में आईटीआई पास युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने की तैयारी की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री नयप सिंह सैनी ने हर जिले में रोजगार मेले आयोजित करने का ऐलान किया है। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं को सीधे उद्योगों से जोड़ना और उन्हें आसानी से नौकरी उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि जिला स्तर पर आयोजित इन रोजगार मेलों से युवाओं को बिना ज्यादा प्रक्रिया के रोजगार मिलेगा और प्रदेश में कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के पंचकुला में 160 करोड़ रुपए के कथित एफडी घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे मिली भगत का मामला बताया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां राज्य में बिजली दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होगा, जिससे करीब 83 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए लगभग 7,870 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, ताकि कृषि क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। इस फैसले को आम जनता और किसानों दोनों के लिए राहत देने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे महंगाई के बीच बिजली खर्च नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। हरियाणा की बेटियों ने साहस और जज्बे का शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 4 दिनों में 81 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग पूरी कर इतिहास रच दिया है। कालका से सिंहवाला तक की इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को 18 छात्राओं ने सफलतापूर्वक पूरा किया, जो उनके आत्मविश्वास और तैयारी को दर्शाता है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नयप सिंह सैनी ने सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और यह सफलता अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी।
हरियाणा में नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लैंड ऑन लीज नीति लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी के नेतृत्व में शुरू की गई इस नीति के तहत कारोबार शुरू करने के इच्छुक लोगों को लंबे समय के लिए जमीन लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि बाद में इन प्लॉट्स को फ्री होल्ड में भी बदला जा सकेगा, जिससे उद्यमियों को स्थायित्व और निवेश में सुरक्षा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, नए निवेश आएंगे और रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। हरियाणा के कैथल में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है, जहां अनाज मंडियों में व्यवस्थाओं की कमी से किसानों और आढ़तियों की परेशानी बढ़ सकती है। पाई अनाज मंडी के प्रधान ईश्वर सिंह गेली के अनुसार खरीद एजेंसियों के पास पर्याप्त बारदाना उपलब्ध नहीं है और मंडी में जगह की भी कमी बनी हुई है। ऐसे में समय पर खरीद प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस स्थिति को लेकर आढ़तियों में नाराजगी है और वे सरकार से जल्द जरूरी इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सोनीपत के पेंशन धारकों के लिए अहम सूचना सामने आई है, जहां दस्तावेजों के सत्यापन का एक और मौका दिया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही इस प्रक्रिया में पहले कई लाभार्थी अनुपस्थित रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने दोबारा अवसर प्रदान किया है। अब सरपंचों को लाभार्थियों की सूची सौंप दी गई है और ब्लॉक व नगर निगम स्तर पर सत्यापन केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि ये अंतिम मौका है, इसलिए पात्र लोगों को समय रहते अपने दस्तावेज सत्यापित कराने होंगे ताकि उनकी पेंशन में कोई बाधा ना आए। करनाल के घरौंडा की नई अनाज मंडी में प्रधान पद के चुनाव को लेकर मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो गया है। नामांकन वापसी के बाद अब सीधी टक्कर सुखवीर संधू और जय भगवान गोयल के बीच होगी। राजेंद्र जैन के मैदान से हटने के बाद चुनाव पूरी तरह 2 प्रत्याशियों तक सीमित रह गया है, जिससे मुकाबला और कड़ा हो गया है। कल होने वाले मतदान को लेकर मंडी में माहौल गर्म है और दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हरियाणा के भिवानी में नर्सरी और पहली कक्षा में एडमिशन को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही है, जहां उम्र सीमा नियम सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। 31 मार्च तक 4 साल पूरे न करने वाले बच्चों को नर्सरी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, जिससे कई अभिभावकों को अपने बच्चों का 1 साल खराब होने का डर सता रहा है। स्कूलों में सीमित सीटें और सख्त नियमों के चलते स्थिति और मुश्किल हो गई है, जिस कारण अभिभावक प्रशासन से नियमों में कुछ राहत देने की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। हरियाणा के पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही सड़क समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां रामसर स्कूल से जब्याल दांव तक करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। खासकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। वर्षों से खराब रास्ते के कारण होने वाली परेशानियां अब दूर होने की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और विकास को नई गति मिलने की संभावना है। हरियाणा में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण सिरसा, फतेहाबाद समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। हिसार में भी देर रात बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलते मौसम का असर फसलों पर पड़ सकता है, जिससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा में गैस आपूर्ति संकट को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी के चलते कालाबाजारी बढ़ने की शिकायतों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। खासकर फतेहाबाद जैसे इलाकों में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने होम डिलीवरी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। हालांकि सवाल अभी भी बना हुआ है कि आम उपभोक्ताओं को इस संकट से पूरी तरह राहत कब मिलेगी, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है।
हरियाणा के झज्जर में एक भावुक घटना सामने आई, जहां कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के काफिले के सामने एक महिला पहुंच गई और अपनी समस्या को लेकर रोते हुए गुहार लगाई। महिला ने वर्ष 2013 में खरीदे गए प्लॉट में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बताया कि उसे अब तक रजिस्ट्री नहीं मिल रही और उसे धमकियां भी दी जा रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हरकत में आया और जिला उपायुक्त ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इस घटना ने एक बार फिर जमीन से जुड़े विवादों और लोगों की समस्याओं को उजागर कर दिया है, जिनके समाधान की मांग उठ रही है। हरियाणा के करनाल में नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर को लेकर सख्ती दिखाते हुए 12 सरकारी विभागों को फटकार लगाई है। इन विभागों पर 10.70 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स लंबित है, जिसे जल्द जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। निगमायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने साफ कहा है कि सभी विभाग 31 मार्च तक बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। निगम की इस कार्रवाई को राजस्व वसूली में तेजी लाने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां 1 अप्रैल से नई खेल नर्सरियां शुरू की जाएंगी। इस पहल के तहत स्थानीय खिलाड़ियों को मुफ्त और बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। अब तक 135 आवेदनों का भौतिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है और प्रस्ताव मुख्यालय भेज दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस कदम से क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ी भविष्य में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो सकेंगे। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड के कर्न ऑयल एंड गैस ने कच्चे तेल के उत्पादन को 4 गुना बढ़ाने की योजना का ऐलान किया है। कंपनी का लक्ष्य अगले दशक में दैनिक उत्पादन को बढ़ाकर 10 लाख बैरल तक पहुंचाना है। इसके लिए भारत में शेल ऑयल संरचनाओं के विकास पर करीब $5 अरब का निवेश किया जाएगा, जिसमें अमेरिकी ठेकेदारों की मदद ली जाएगी। इस योजना को देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। टाटा समूह की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने शेयर धारकों को अहम सूचना जारी करते हुए अनक्लेम्ड डिविडेंड लेने के लिए आखिरी मौका दिया है। कंपनी के अनुसार पिछले 7 साल से अधिक समय से जिन निवेशकों ने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, वे 30 जून 2026 तक इसे प्राप्त कर सकते हैं। तय समय सीमा के बाद ये राशि और उससे जुड़े शेयर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसे में निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अपना बकाया डिविडेंड हासिल कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग सख्त नजर आ रहा है, जहां पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रिचार्ज होते ही उपभोक्ताओं को तुरंत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही गलत बिलिंग की शिकायतों को भी बिना देरी के ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी सेवा देना है, ताकि स्मार्ट मीटर प्रणाली को लेकर लोगों का भरोसा बढ़े और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। विश्वविद्यालय ने इस बार ओवरऑल रैंकिंग में 901 से 950 बैंड में जगह बनाई है, जबकि पिछले साल ये 1001 से 1200 के बीच था। इस उछाल को शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और विभिन्न विषयों में बेहतर प्रदर्शन का परिणाम माना जा रहा है। खास बात यह है कि कुछ विषयों में भी विश्वविद्यालय ने अपनी स्थिति मजबूत की है, जिससे उसकी वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा में और बढ़ोतरी हुई है। पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक और अहम तबादला किया गया है, जहां बाघा पुराना के SDM बाबनदीप वालिया को फाजिल्का में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये तबादला ऐसे समय हुआ है जब उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर पंचायत समिति चुनाव के दौरान दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका पत्र भी वायरल हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद सरकार के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।
हरियाणा में निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार ने राहत भरी योजना लागू की है, जिसके तहत मजदूर अब अपना खुद का घर बनाने या खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। राज्य के श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना में पंजीकृत निर्माण कामगारों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का मानना है कि इस योजना से मजदूरों का जीवन स्तर सुधरेगा और उन्हें स्थायी आवास की सुरक्षा मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए 13.80 करोड़ रुपए के स्टैम्प घोटाले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, जहां 23 उपनिबंधकों और प्रभारी उपनिबंधकों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई है। यह घोटाला वर्ष 2015 से 2023 के बीच का बताया जा रहा है, जो 2023 में उजागर हुआ था। मामले की जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है। इस कार्रवाई से विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर गलती से पेट्रोल कार में डीजल भर जाए तो ये बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है और इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी स्थिति में भूलकर भी कार स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल इंजन के सिस्टम को जाम कर सकता है और फ्यूल लाइन व इंजेक्टर तक खराबी पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी गई तो इंजन की मरम्मत पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का खर्च आ सकता है। ऐसे में सही कदम यह है कि गाड़ी को वही रोक दें और मैकेनिक की मदद से पूरा फ्यूल टैंक खाली कराकर सिस्टम को साफ करवाएं, ताकि नुकसान को कम किया जा सके और कार सुरक्षित रहे। अब एलपीजी सिलेंडर बुक करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि उपभोक्ताओं को एजेंसी जाने या लंबी कॉल लाइनों पर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई सुविधा के तहत आप मिस्ड कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए कुछ ही मिनटों में घर बैठे सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने गैस एजेंसी के रजिस्टर मोबाइल नंबर से निर्धारित नंबर पर मिस्ड कॉल देना होता है या मैसेज भेजना होता है। वहीं व्हाट्सएप के जरिए भी आधिकारिक नंबर पर मैसेज कर बुकिंग की जा सकती है। ये डिजिटल सुविधा न केवल समय बचाती है, बल्कि प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित भी बनाती है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिल रही है। बढ़ती डिजिटल लत और पढ़ाई में घटती रुचि के बीच वैकल्पिक शिक्षा मॉडल के रूप में पतंजलि गुरुकुलम चर्चा में है, जिसकी स्थापना स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में की है। ये गुरुकुलम प्राचीन वैदिक शिक्षा और आधुनिक विज्ञान का संतुलित मिश्रण पेश करता है, जहां छात्रों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संस्थान में आधुनिक लैब, यज्ञशाला, बहुभाषी शिक्षा और खेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा मिल सके। इसका उद्देश्य ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो भारतीय संस्कृति से जुड़े होने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी सक्षम और नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकें। मुजफ्फरनगर में एक संवेदनशील मामले की जांच के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम पहुंची, जहां तिहाड़ जेल में बंद एक महिला की बेटियों के स्कूल दाखिले की स्थिति का जायजा लिया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित दस्तावेजों और व्यवस्थाओं की पड़ताल की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है या नहीं। इस जांच को बच्चों के भविष्य और उनके अधिकारों से जुड़े अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही तय की जा सके।